सियासत टीवी के प्रोग्राम स्प्रिंट फॉर स्प्रिट में आप सबका वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुनीर। दोस्तों, इस बार हैं क्या खास, देखें आप। सपने मेरे अधूरे रह गए थे, वो मैं अपने कैरेक्टर्स के थ्रू पूरे कर लेती। It's my pleasure to interact with you all. The thousands and millions of doctors that we have in our countries. Well, India's destiny is to lead the world in digital health. ये ऐसे आया छोटी छोटी सी और शौक में ये बड़ी हो गई। इसी कोशिश हमने ये की कि जरदर साहब को आज हमने यहाँ पे लाके उनके क्राफ्ट को यहाँ शोकेस करने की कोशिश की है। तो जिस हिसाब से इनका इंट्रिकेट काम है, ये कहीं और देखने को मिलता नहीं है। ये मुझे लगा अच्छा, बहुत अच्छा, ये इंटरनेशनल लेवल पे इसी तरीके से जाते हैं। दोस्तों, दुनिया रिवायत से जदीदियत के रवा दवा है। ऐसे में नया रुझान बना रहा है नई पहचान। ऐसे में कौन क्या करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये देखेंगे हम आज। तो दोस्तों, आइए देखते हैं, समझते हैं और सोचते हैं और कुछ नया करने की कोशिश भी करते हैं। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में आए दिन नई नई फिल्में बनती हैं और नए नए किरदारों से ढले नए अदाकार हमें नज़र आते हैं। जहां सीनियर अदाकार अपनी महारत दिखाते हैं तो वहीं जूनियर अपनी फुर्ती से नया सीखते हैं और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए पुरजोश नज़र आते हैं। आप मिले फिल्म सरफिरा की अदाकारा राधिका मंदन से। वो कुछ नया करना चाहती है। दोस्तों, जब ज़िंदगी में मौके मिलते हैं तो लोग कुछ नया करने का सोचते हैं। ऐसा ही इन्होंने भी सोचा है। आइए जानते हैं वो क्या करती हैं। The character is very fiery, very driven, independent. तो आई थिंक ये सारी क्वालिटीज़ जो उसकी थी वो उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट करा था बिफोर। जी मैं खुद से हमेशा यही सवाल पूछती हूँ कि मैं क्यों एक्टर बनना चाहती थी। मैं एक लाइफ से बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। मुझे अलग अलग लाइफ जीने में बहुत मज़ा आता है। आई थिंक ये एक सोल रीज़न है जो मुझे मेरी चॉइसेस को इफ़ेक्ट करता है जो भी मैं एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में लेती हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ है जो है कि वो चीज़ मुझे डरानी चाहिए, बहुत चैलेंज करनी चाहिए। सो मुझे हमेशा लोगों ने बोला है कि मैं दिल्ली की लड़की की तरह साउंड करती हूँ फॉर गुड 2-3 months। एंड मराठी गाने सुने थे मैंने और बॉडी लैंग्वेज एक लोकल सलॉन है, वहाँ पे सिर्फ मराठी बोलते हैं, तो मैं वहाँ पे सर्विसेज कराने चली जाती थी, नील सर्विसेज या कुछ। सो आई थिंक ये इन चीज़ों ने काफ़ी मेरी मदद करी। आई थिंक जितने सपने मेरे अधूरे रह गए थे वो मैं अपने कैरेक्टर्स के थ्रू पूरे कर लेती हूँ। लाइक मैं कॉलेज नहीं गई, मैं 17-18 साल की उम्र से ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था, कंप्लीट नहीं किया था कॉलेज। तो जब मैं अंग्रेज़ी कर रही थी तो मुझे वो कॉलेज का सपना थोड़ा पूरा हुआ कि क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या कैसे एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाके कैसा फ़ील होता है। या मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ था, तो मैंने एक फ़िल्म करी थी कच्चे नींबू, तो उसमें मैंने वो सपना पूरा कर लिया। तो मुझे लगता है कि जो मेरे खुद के अधूरे सपने रह गए थे वो कहीं ना कहीं मैं अपने किरदारों के थ्रू पूरे कर लेती। बहुत पक्के हैं। मुझे याद है एक दिन मुझे सुबह के 4 बजे का कॉल टाइम दिया हुआ था और मैं थोड़ा कॉल टाइम से पहले आ जाती हूँ, तो मैं 3:50 पे आ गई होंगी, थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए, या थोड़ा कि हाँ मेरे को 4 बजे का दिया, मैं 3:50 पे आती हूँ। अब मैं अपनी वैनिटी में घुसी और एक एडी भागते भागते आया और उन्होंने बोला जल्दी रेडी हो। मैंने जल्दी क्यों रेडी हूँ, मैं तो पहले आई हूँ कॉल टाइम से, मैं आराम से इतना टाइम लूँगी जो भी आपने मुझे दिया है सेट पे टाइम आने का। कितने अक्षय सर 3:30 क्या है। सो मैं जितनी भी प्रोफेशनल हो जाऊँ वो मुझसे एक कदम आगे ही थे। एंड ही इज़ अ थॉरो प्रोफेशनल एंड आई लव दैट क्वालिटी अबाउट हिम। मुझे बहुत खुशी होती है। आई थिंक मुझे जब मैं काम कर रही होती हूँ तो तब सिंक इन नहीं करता कि मैंने किन लोगों के साथ काम किया है, क्या किस डायरेक्टर के साथ किया है। मैं सिर्फ स्टोरी पे फोकस करती हूँ, कैरेक्टर पे फोकस करती हूँ। मुझे सिंक इन करता है जब या तो मैं ट्रेलर देखती हूँ या मैं अपना नाम पढ़ती हूँ, तब मैं बहुत रोती हूँ। अब हर स्क्रीनिंग पे जब भी मैंने वो क्रेडिट पे अपना नाम पढ़ा है तो तब रियलाइजेशन होती है कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और तब रोना आता है। और मैं जब लेफ्ट पे देखती हूँ, यूजुअली मेरी पहली स्क्रीनिंग अपने पेरेंट्स या फैमिली के साथ होती है, तो वो भी रो रहे होते हैं। जब भी वो नाम आता है वो खुद रो रहे होते हैं, तो हम एज अ फैमिली सिर्फ रोती हैं। हमेशा मेरी यही कोशिश रही है कि मैं अलग अलग किरदार लेके लोगों के सामने आऊँ, एंड उसी फ़िलॉसफी से मैं चल रही हूँ। एंड दोस्तों, मेडिकल सेक्टर में होने लगी है तब्दीली। अब AI की मदद से होगी सेहत की देखभाल। नए तजुर्बात के साथ रोबोट का होगा यहाँ इस्तेमाल।
हिंदुस्तान में सेहत की देखभाल के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मसनवी ज़हानत आगे बढ़ रही है। आप खुद ही देखें और जानें इस बारे में रॉबर्ट रियान ने क्या कहा। Artificial intelligence can greatly enhance the healthcare system in India by enabling predictive analytics for preventive measures, automating routine tasks, offering decision support for diagnosis and treatment plans, and improving the personalization of patient care. AI can also aid in efficient management of medical records and resources, potentially reducing costs and improving outcomes for patients across India. Riya, can you replace doctors as well? It's my pleasure to interact with you all. While AI and robots like myself can support and enhance the work of doctors, we cannot replace the experience, intuition, and personal touch that doctors provide. We are here to assist and work alongside healthcare professionals to improve patient care. Yeah. Dr. Arjun, are you using artificial intelligence in pathology, and how do you see the future of artificial intelligence in pathology? So thank you for this question, and very relevant today where we stand at the crossroads of medicine and technology. I think it stands to transform the fabric of how medical care is actually delivered to patients today. We should actually embrace AI in a way to assist the thousands and millions of doctors that we have in our country, especially in a country like ours, where last mile delivery is an issue, with a major gap in the healthcare persons that we have and the professionals that we have. AI actually reduces patients' costs in the long run and also increases the impact that we can have on their entire patient care continuum. There was a study by McKinsey that said that the impact is about 30% more and the overall costs will be driven down by about half. So I think that is significant. When we talk about diagnostics, AI is now starting to play a crucial role, not only in radiology where there is a lot of stuff happening, but more to my expertise, that is in the field of pathology. We have machines and completely automated equipment that actually flag abnormalities in a particular sample before it reaches the doctor for any kind of interpretation. This means that the AI is actually assisting the doctor. AI will never be able to replace the doctor, but it will be an assistant to the doctor that is going to help identify crucial abnormalities in the essence of time, so that we can empower the physicians to give a better diagnosis and hence a better treatment as well. It involves certain challenges as well. Yes, so of course with any kind of innovation there are certain things that one must be careful about. AI comes with these challenges as well. AI basically involves a lot of data sets that is again gotten from the patients. So the consent of the patient is very important whenever you use any kind of data that is used to leverage any AI module. Also, apart from this, the issue of cybersecurity is very critical when it comes to doing anything digital, because at the end of the day we have patient data that is very, very important and crucial to keep safe. Also, the validation of these AI equipment is extremely important, because at the end of the day these are patient samples that they are analyzing and we won't want anything missed out. Although whenever we use AI, it is under the supervision and also confirmation by a specialist doctor. So I think these are the few challenges that we should all collaborate and find solutions. See the use of artificial intelligence in healthcare. Clearly, artificial intelligence as a technology is going to change healthcare practice, public health, and health professional education. We are at the cusp of a revolution. Digital health has been evolving period of time, but with AI, with machine learning, with deep learning, intelligent robotics, the scene is now set to change and change very rapidly. Today's summit, already we can see some very significant development that are happening at a rapid pace. And well, India's destiny is to lead the world in digital health, and India's destiny is to lead the world in AI for health, and that's the endeavor that we should really work toward. Policy enablers, private sector, industry, academia, and contribute to the health of India
India's people and the people at large in the globe. Thank Sir, you. as you said, it involves certain challenges also. Indeed, there are challenges because this is a technology which is absolutely new. Many aspects of this are unforeseen. We are still learning about them. The obvious challenges are related to privacy, the ethics. One concern is, of course, will it offset jobs? That's another angle. But then one other concern is its correct decision making, because in medicine, correct decision making is very important. So the decision that is made through artificial intelligence or artificial intelligence wisdom should be accurate, should lead toward the rightful pathway for health or health decision making, and that's a challenge. And we hope that with increasing maturation of the AI systems, we will have sufficient confidence that the decision made by AI can be respected and can be implemented. Sir, health budget is going to be announced soon. What we can expect? Well, I think you should propose this question to Honorable Finance Minister. We are looking forward to getting more direction and ideas and policy enabling thoughts of the government for us to take the health forward with even more energy. Sir, you interacted with RIA. How do you see the future of India in healthcare with the help of artificial intelligence? Artificial intelligence has a lot of scope because in our country the medical services are not uniform across the country. In the rural areas, in tier 3 cities, we have much less of medical professionals, whether they are nurses or doctors or allied health professionals. So there, these developments by RIA, in future they can provide a lot of help to our underserved areas where we are not able to get the regular professionals. Apart from that, during COVID, I saw that it was very difficult to get people into the wards to help the patients who are in the wards, even for routine tasks like giving them food or taking them to the washrooms. So in such areas, whether we can have AI robotics, even for simple tasks like the OPD, like the registration in the OPD or taking people on a wheelchair. So you can think of so many tasks which can be performed by such humanoids. Sir, what more health ministry is doing in regard to the digital health? So AI per se, because we are using, there are huge data sets with us of non-communicable disease, of TB, of communicable diseases, of vaccination. And all these data sets are independent. First is that we use these data sets independently to mine that data, make predictions about the disease, and then interact between these two data sets and see whether if we have vaccinated in a certain area or we have missed vaccination in a certain area, what are the outcomes of disease in that particular area over the years. So I think the potential is very huge. And apart from that, diagnostic is another area where AI can be used in a big way. जब आ जाते हैं सर पर दाढ़ी मूंछ के बाल, लगते हैं ऐसे चेहरे बड़े कमाल। जी हाँ, एक ऐसा चेहरा देखें आप, इनके मूंछ के बाल सफ़ेद और 35 फीट लंबे हैं। 80 साल के रमेश चंद्र यूपी के शहर आगरा से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने 35 सालों से अपनी मूंछें नहीं कटवाई हैं। रमेश जी ने अपने बालों का ख्याल इस तरह रखा कि इनके सर पर मूंछों ने पगड़ी की शक्ल इख्तियार कर ली है। ये भी एक शौक़ है कि बाल के बाल ऊपर से कमाल। चलिए मिलते हैं मूंछें वाले बाबा से। ये ऐसे आया कि छोटी छोटी सी रैंक की हुई, जब से शौक लग गया और शौक में ये बड़ी हो गई। कितनी लंबाई होगी इसकी? अब 35 फुट की है। देखभाल किस तरह करते हैं? देखभाल जैसे होती है वैसे करते हैं। जाना हो तो किस तरीके? सर पे कहीं जाना हो तो सर पे
पैक करके देती नहीं है फिर। किस वजह से नहीं कटाई है आपने? कितनी साल से नहीं कटाई है? 30 साल से नहीं, 35 साल हो गई होंगी करीब करीब, जब से इनको छुआ नहीं है। क्या चाहते हैं अब क्या चाहते हैं? कितना लंबा चला है आपको? अब जिस तरह लंबा हो जाए, और जाना भी तो है। उम्र क्या हुई आपकी? 80 साल। परिवार में कौन कौन है? वो सब कुछ है। क्या करते हैं आप? हलवाई की दुकान। आप किस नाम से जानते हैं आप? कोई रमेश के नाम से जानता है, कोई मुच्छल के नाम से जानता है, कोई आके भाग जाता है। जैसे बच्चे अच्छे चूहे, जैसे आप भी तो की बच्चे होंगे तो भाग जाते होंगे। हाँ, डर के। कहते हैं कि उम्र गुजर जाती है फ़न से फ़नकार बनने में, और इसी में फ़नकार बूढ़ा हो जाता है, तब जाकर इनके फ़नबारे हर दौर में जमा रहते हैं। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे ग़ुलाम से मिलवाएंगे जो अपने फ़न के ग़ुलाम हैं, और इनका नाम है ग़ुलाम नबी ज़रगर, जो लकड़ी के नक्शो निगार के माहिर हैं, जिन्होंने अपने हाथों से लकड़ी में अपनी सलाहियत के नक्शो निगार से अपने फ़न को ज़िंदा रखने में बहुत मेहनत की। इनके बनाए गए नमूने काबिल दीद हैं। अखरोट की लकड़ी में उन्होंने कई शाहकार नमूने बनाए। आप भी देखें दुनिया में मशहूर इनके नमूने। देखिए, गुलाम नबी ज़रगर जैसे बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में मौजूद है, लेकिन चैलेंज ये है कि उन तक पहुंचना और उनको एक प्लेटफॉर्म देना। तो एक छोटी सी कोशिश हमने ये की कि ज़रगर साहब को आज हमने यहाँ पे लाके उनके क्राफ्ट को यहाँ शोकेस करने की कोशिश की है। श्रीनगर को जो दर्जा मिला वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का या यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का, वो इसलिए मिला कि यहाँ जो है क्राफ्ट्समैनशिप बड़ी रिच है, और इस टाइम हम इस जंक्चर पे है जहाँ पे हमको इस स्किल को प्रोटेक्ट करना है और अगली जनरेशन तक ये पहुँचाना है। बहुत अच्छा, ये मुझे लगा अच्छा, बहुत अच्छा। ये इंटरनेशनल लेवल पे इसी तरीके से जाते हैं आगे, आपके वसादत से, प्रिंट मीडिया के वसादत से। आप जवान लोग हैं, अगर आप कोशिश करेंगे, जो आर्ट है कश्मीर में आज तक, ये आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा ख़त्म लगने लगा। अगर आपके वसादत से ये फिर उठेंगे, फिर उजालेंगे। जी बिल्कुल, स्वर्ग के अलावा मुझे लगता है जो यहाँ के आर्टिसंस हैं, इनमें पेशेंस बहुत है। तो जिस हिसाब से इनका इंट्रिकेट काम है, ये कहीं और देखने को मिलता नहीं है। एंड स्पेशली जितना पाइन वुड या इवन एप्रिकॉट जो हमारा अखरोट होता है, उस पर भी मैंने देखे हैं यहाँ पे जो क्राफ्ट का वर्क होता है। दिस वॉलनट, एप्रिकॉट नहीं, वॉलनट, यस, वॉलनट का जो वर्क होता है, वुडन वर्क, इट इज़ अमेजिंग। एंड हाउ इंट्रिकेट इज़ द वर्क, नोबडी कैन एवर डू इट। यहाँ पे ये यहीं पे होता है, जैसा केसर यहाँ होता है, वैसे दिस काइंड ऑफ आर्ट वर्क इज़ ओनली प्रेजेंट इन कश्मीर।
फीडबैक के लिए सियासत टीवी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप यूज़ करें और आप गूगल प्ले स्टोर से सियासत टीवी ऐप डाउनलोड करें और देखते रहें जब चाहें आप। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए सियासत टीवी मोबाइल ऐप और रखिए टीवी 24 घंटे आपके साथ। दोस्तों, हौसला अफजाई जज्बों को जन्म देती है और एक नई सोच को पहचान देती है। अगर आपके अंदर भी ऐसे ही हौसले और जज्बे हैं जो आपको दूसरों से मुख्तलिफ रखते हैं तो आइए सियासत टीवी के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। अब आपके दोस्त मोहम्मद मुनीर को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात नए नए हौसलों और जज्बों से भरी कहानियों के साथ। देखते रहें सियासत, स्प्रिंट फॉर स्पिरिट, टाइम अब बदलेगा।